हेलो इवन, देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है, इसका जो मैकेनिज्म है, इसके बारे में सबसे पहले बताया था जैकब एंड मोनार्ड ने। देखिए जैकब एंड मोनार्ड ने ई कोलाई में कुछ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया एंड उसके बेसिस पे इन्होंने दिया था क्या, ऑपरॉन सिस्टम। ऑपरॉन सिस्टम या ऑपरॉन मॉडल। देखिए ऑपरॉन का मतलब क्या है, इन्होंने ये बताया कि होता क्या है, जो ई कोलाई है, ई कोलाई के अंदर कई सारे जो जीन है, कुछ जीन का एक तरह से ग्रुप मिलता है एंड वो जो जीन का ग्रुप है वो एक तरह से जीन रेगुलेटिंग यूनिट की तरह काम करता है। मतलब ये है कि जीन का एक ग्रुप मिलेगा जो कि क्या करता है, कुछ जीन के जो फंक्शन है, जीन का जो एक्सप्रेशन है, उसको ये रेगुलेट करता है। क्या सिंपल सा आप ये बोल सकते हो, ऑपरॉन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए। एक डीएनए का सेगमेंट होगा जिसके अंदर कुछ जीन का ग्रुप होता है एंड ये जो जीन का ग्रुप है, ये उसमें मिलने वाले जो जीन है, मतलब उस ग्रुप में जो जीन है, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, बाकी के जो जीन है उनका जो एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट करते हैं। इसी को उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, ऑपरॉन। अब देखिए होता क्या है, दो तरह की होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। एक तो होती है कैटाबॉलिक एक्टिविटी, दूसरी कौन सी होती है, एनाबॉलिक एक्टिविटी। जो कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने दिया था इंड्यूसिबल ऑपरॉन। एग्जाम्पल के लिए लैक्टोस ऑपरॉन या लैक ऑपरॉन। दूसरी होती है कौन सी, एनाबॉलिक एक्टिविटी। जो एनाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब वहाँ पे जो जीन यूज होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने दिया था दूसरा टाइप का ऑपरॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल ऑपरॉन। रिप्रेसिबल ऑपरॉन का आप एग्जांपल ले सकते हैं ट्रिप्टोफेन ऑपरॉन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम क्या, टीआरपी ऑपरॉन। तो सिंपल सी बात ये कि जो ई कोलाई होता है उसके अंदर कई सारे जो ऑपरॉन हैं वो हमें मिलते हैं, लेकिन क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है इसको हम मेनली दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का जो सिस्टम है, कैटाबॉलिज्म वाला जो जीन है उनका जो रेगुलेशन है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया किससे, इंड्यूसिबल ऑपरॉन से। एंड जो एनाबॉलिज्म में जो जीन यूज होते हैं उनका जो रेगुलेशन है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया किससे, रिप्रेसिबल ऑपरॉन से। तो एनसीईआरटी के अंदर एक्चुअल में दिया हुआ है क्या, लैक ऑपरॉन। जो लैक ऑपरॉन है ये किसके अंदर आता है, इंड्यूसिबल ऑपरॉन के अंदर, क्योंकि जो लैक ऑपरॉन है मतलब लैक्टोज ऑपरॉन, कि किस तरह से जो इकोलाई है वो लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे इंड्यूसिबल ऑपरॉन यानी कि लैक ऑपरॉन के बारे में। इंड्यूसिबल ऑपरॉन, जो इंड्यूसिबल ऑपरॉन है इसके थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया इस तरह के जीन के रेगुलेशन को, जो कि किस में यूज होते हैं, कैटाबॉलिक एक्टिविटी में। उसी का हम एग्जांपल लेने वाले हैं क्या, लैक्टोज ऑपरॉन। लैक्टोज या इसी को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, लैक, लैक ऑपरॉन। तो देखिए लैक ऑपरॉन का मीनिंग क्या हुआ, इट इज रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ genes which are involved in which are involved in lactose breakdown, lactose breakdown in E. coli। तो उन्होंने ई कोलाई पे कुछ अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, उसके बेसिस पे उन्होंने ये दिया है क्या, लैक्टोज ऑपरॉन। तो क्या बोलते हैं, लैक ऑपरॉन। लैक ऑपरॉन का मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से बताता है उन जीन के रेगुलेशन के बारे में जो कि लैक्टोज। देखिए लैक्टोज क्या है, लैक्टोज इज मिल्क शुगर, ये होता है एक तरह से डाइसेक्राइड। तो किस तरह से जो इकोलाई है, इकोलाई के अंदर जो लैक्टोज है इसको किस तरह से यूज किया जाता है या इसको किस तरह से ब्रेक डाउन किया जाता है। तो लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो जीन होते हैं, क्या सिंपल से आप ये बोल सकते हो कि लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम होते हैं उनके लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है उनका जो रेगुलेशन है ये किस तरह से होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया किसके अंदर, लैक ऑपरॉन के अंदर। सो इट इज रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स विच आर इन्वॉल्व इन लैक्टोज ब्रेकडाउन इन ई कोलाई।
ई कोलाई के अंदर जो लैक्टोज है उसका ब्रेकडाउन होता है। उस ब्रेकडाउन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रोटीन या एंजाइम। वो प्रोटीन या जो एंजाइम है किससे बनेंगे? जीन से बनेंगे, मतलब जीन का एक्सप्रेशन होगा। तो जिन जीन के एक्सप्रेशन से लैक्टोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम का या प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वो जो जीन है उनका जो रेगुलेशन है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है किसमें? लैकोप्रोन या लैक्टोज ऑप्रोन में। तो जो लैक्टोज है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैक्टोज है, लैक्टोज जो है ये है मिल्क शुगर, इट इज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जो लैक्टोज है वो क्या है? डाइसैकेराइड है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब देखिए होता क्या है, जो जैकब एंड मोनार्ड थे इन्होंने ई कोलाई को लिया। होता क्या है, कोई भी बैक्टीरिया को आप जब ग्रो करते हैं कल्चर मीडियम में, तो मेनली हम क्या करते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर कई सारी चीज़ जो भी चीज़ें बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ें हम बैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हैं। अब जनरली जब हम कार्बोहाइड्रेट का सोर्स यूज़ करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं क्या? ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज जो है इससे मिलती है इंस्टेंट एनर्जी। मतलब आप बोल सकते हो कि हमारी जो मेटाबॉलिक मशीनरी इस तरह से डिजाइंड है कि सबसे पहले यूज़ करती है किसको? कार्बोहाइड्रेट को। एंड जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें भी ये क्या यूज़ करती है? मेनली ग्लूकोज। क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस आप पढ़ते हैं, भाई ग्लाइकोलाइसिस कहाँ से स्टार्ट होती है? ग्लूकोज से। तो रेस्पिरेशन में जो आप फर्स्ट पाथ में पढ़ते हैं वो होता है ग्लाइकोलाइसिस, एंड ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होती है कहाँ से? ग्लूकोज से। तो ई कोलाई के अंदर भी क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया हो, ये मेनली सोर्स ऑफ एनर्जी किसको यूज़ करता है? ग्लूकोज को। भाई ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज इनकी सेल के अंदर जाएगा, ग्लूकोज का ये ब्रेकडाउन करेंगे, उससे एटीपी बनेगी। अब वो जो एटीपी है, जो एनर्जी है, उसको ये अलग अलग एक्टिविटी में यूज़ करेंगे। मान लीजिए डीएनए को रेप्लिकेट करना है, ये सेल को डिवाइड करना है, तो उसके अंदर वो जो एनर्जी है उसको यूज़ किया जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि जब हम मान लीजिए किसी बैक्टीरिया को, इवन ई कोलाई को भी जब ग्रो करते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसके अंदर क्या प्रोवाइड करते हैं? ग्लूकोज। तो उस ग्लूकोज को बैक्टीरिया यूज़ करता है, उसका रेस्पिरेशन करता है, उसको ब्रेक करता है, एंड उससे जो एनर्जी निकलती है, वो जो एनर्जी है उसको फिर वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है एंड यूज़ करता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ई कोलाई थे, ई कोलाई को इन्होंने ग्लूकोज भी दिया कुछ एक्सपेरिमेंट में, एंड उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ई कोलाई थे उनको ग्रो किया लैक्टोज कंटेनिंग मीडियम में। मतलब इन्होंने ई कोलाई को क्या दिया? ग्लूकोज नहीं दिया, क्या दिया इन्होंने? लैक्टोज। अब देखिए जब ग्लूकोज मिलेगा तब तो क्या होगा, जो ई कोलाई है वो इजीली ग्लूकोज को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जब इन्होंने ई कोलाई को दिया लैक्टोज, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ई कोलाई है ये तो इवन लैक्टोज के अंदर भी सर्वाइव कर लेता है। मतलब जब न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर आप ग्लूकोज देते हैं तो ई कोलाई ग्लूकोज को यूज़ करता है। जब आप न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर क्या देते हैं इसको? लैक्टोज, तब भी जो ई कोलाई है वो सर्वाइव कर लेता है। क्योंकि ई कोलाई क्या करता है, वो जो लैक्टोज है उस लैक्टोज को ये कुछ एंजाइम की मदद से ब्रेक करता है, किसमें? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। एंड ये जो ग्लूकोज बनता है इसको क्या करेगा, जो ई कोलाई है वो यूज़ कर लेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हुई, या तो आपने उसको क्या दिया, डायरेक्ट ग्लूकोज दिया, फर्स्ट केस तो ये, तब भी वो सर्वाइव कर लेता है। एंड जो ई कोलाई है, अगर आपने मान लीजिए उसको ग्लूकोज नहीं भी दिया है, क्या दिया है उसको? लैक्टोज दिया है, तब भी जो ई कोलाई है वो सर्वाइव कर लेता है। मतलब जो ई कोलाई की सेल है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, वो ग्लूकोज को भी यूज़ कर सकता है एंड लैक्टोज को भी यूज़ कर सकता है। और दूसरी बात ये, जब इसको हम क्या देते हैं? लैक्टोज, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब इसको लैक्टोज दिया जाता है उस समय क्या करता है, इसकी बॉडी के अंदर, मतलब इसकी जो सेल होती है, इसकी सेल के अंदर लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है उनका सिंथेसिस होता है। अच्छा, जब इसको केवल ग्लूकोज देते हैं, जिस समय इसको केवल ग्लूकोज दिया जाता है उस समय लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है उनका सिंथेसिस नहीं होता है। लेकिन जब इसको क्या देते हैं हम? लैक्टोज, उस समय क्या होता है, लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है उसका सिंथेसिस होता है। सिंपल सी बात ये कि लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है उनके जो जीन है, इसका मतलब उनके जीन तो ई कोलाई के पास में प्रेजेंट है। ई कोलाई लैक्टोज को ब्रेक कर सकता है, लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है उनके लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल हैं वो सारे जीन ई कोलाई के पास में प्रेजेंट है। लेकिन वो जो जीन है उनका एक्सप्रेशन तभी होगा जब हम क्या देते हैं उसको? लैक्टोज देते हैं।
मैं सिंपल सी बात है, जब आप लैक्टोज दोगे तभी उसको ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए अब क्या करता है, जो इकोलाई है उन एंजाइम को सिंथेसाइज करता है जो कि लैक्टोज को ब्रेक करेंगे। अगर आपने डायरेक्टली केवल क्या दिया है, ग्लूकोज दिया है, जब ग्लूकोज आपने दिया है तो भाई किसी को ब्रेक करना ही नहीं है, क्योंकि जो ग्लूकोज है उससे क्या करता है, वो डायरेक्ट जो एनर्जी उसको ले लेता है। लेकिन जब आप उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, लैक्टोज, तो अब क्या होता है, ई कोलाई के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम बनते हैं जो कि लैक्टोज को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ इन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि भाई जब ग्लूकोज देते हैं तो उस समय तो लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है वो ई कोलाई के अंदर नहीं बनते हैं। लेकिन जब हम क्या देते हैं लैक्टोज, उस समय क्या होता है, जो ई कोलाई है उसके अंदर लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है वो सिंथेसाइज होते हैं। तो मतलब सिंपल सा ये कि ई कोलाई के पास में लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम हैं उनके जो जीन है वो प्रेजेंट है, लेकिन वो एक्सप्रेस कब होंगे, एक्सप्रेस होंगे जब उसको क्या मिलेगा, लैक्टोज। जब उसको केवल ग्लूकोज मिलेगा तब वो जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं रहेगा, एक्सप्रेस नहीं होगा, मतलब ये जो जीन है वो कैसा रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा। जैसे ही जो इकोलाई है उसको मिलता है लैक्टोज, अब क्या होगा, उसको उन एंजाइम को बनाने की रिक्वायरमेंट है जो कि लैक्टोज को ब्रेक करेंगे, तो जीन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्विच ऑन हो जाएगा। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो ई कोलाई है, ई कोलाई तो लैक्टोज को भी यूज कर सकता है। ई कोलाई कैन यूज लैक्टोज as a source of energy, as a source of energy when glucose is absent, glucose is absent in nutrient medium, ग्लूकोज इज एब्सेंट इन न्यूट्रिएंट मीडियम। तो सिंपल सी बात ये कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम है अगर आपने उसमें ग्लूकोज ऐड नहीं किया है, क्या ऐड किया है, लैक्टोज, तब भी जो इकोलाई है वो सर्वाइव कर लेता है। एंड जब आपने ग्लूकोज दिया है तब तो सर्वाइव कर ही लेगा, ग्लूकोज की तो उसको रिक्वायरमेंट ही है। भाई डाइट ग्लूकोज दिया है तो ग्लूकोज को ब्रेक करके उसका रेस्पिरेशन करके जो एनर्जी है, एनर्जी उसके अंदर रिलीज होगी, वो जो एनर्जी है उसको वो यूज़ करेगा अपनी अलग अलग एक्टिविटी में। अगर आपने क्या दिया है उसको लैक्टोज, तो जो लैक्टोज है उसको वो ब्रेक करेगा, तो लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है उनको वो सिंथेसाइज करेगा, लैक्टोज ब्रेक होगा, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बनेगा। अब ये जो ग्लूकोज है इसको वो यूज करेगा, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल सी बात ये ऑब्जर्व की कि ई कोलाई कैन यूटिलाइज लैक्टोज ऑल्सो, जो लैक्टोज है उसको भी ये यूज कर सकता है, एंड जो ग्लूकोज है उसको तो यूज करता ही है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ अलग अलग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। इन्होंने ई कोलाई को लिया और ये 3 अलग अलग जो टेस्ट ट्यूब है, जो कल्चर मीडियम है, उसमें इसको ग्रो किया। तो देखिए वैसे तो सारी चीज़ें खैर इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी कल्चर मीडियम है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे इन्होंने देखिए अलग क्या रखा है, केवल जो शुगर का जो सोर्स है उसको अलग रखा है। जो फर्स्ट वाला केस है, फर्स्ट वाला जो केस है यहाँ पे तो उन्होंने इसमें यूज किया है क्या, ग्लूकोज। जो सेकंड वाली जो टेस्ट ट्यूब है जो कल्चर मीडियम है, इसमें उन्होंने क्या रखा है, इसमें ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। इसके बाद में ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है, तीसरी वाली टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर इन्होंने क्या रखा है, ओनली लैक्टोज। तो इन्होंने क्या किया, जो ई कोलाई है, ई कोलाई को इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो किया, ई कोलाई को उन्होंने ग्रो किया इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसमें कल्चर मीडियम लगभग सेम है, बस जो यहाँ पे शुगर का सोर्स है वो अलग अलग है। इसमें क्या है, ग्लूकोज है, इसमें ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, एंड इसके अंदर क्या है, लैक्टोज। अब देखिए होता क्या है, जो ग्लूकोज है यहाँ पे क्या होगा, जो ई कोलाई है वो ग्रो करेंगे, डायरेक्ट जो ग्लूकोज है इसको यूज करेंगे, ग्लूकोज का रेस्पिरेशन करेंगे, उससे जो है एनर्जी यानी जो एटीपी है उसका सिंथेसिस होगा। सिंपल सी बात ये, क्या इस केस में जो ई कोलाई है उसके अंदर लैक्टोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम बनेंगे, नहीं बनेंगे भाई, रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
ई कोलाई की जो सेल है विदाउट एनी रीजन जो लैक्टोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम है उनको सिंथेसाइज नहीं करेगी। भाई एंजाइम बनेगा, एंजाइम के लिए एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। एंड प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज एक्चुअली पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो कई सारे अमीनो एसिड यूज होंगे, एनर्जी यूज होगी। तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो चीज ऑलरेडी, भाई सिंपल सी बात है, उसको एनर्जी लेनी है किससे? ग्लूकोज से। जब उसको ग्लूकोज मिल ही रहा है तो उसको यहाँ पे लैक्टोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड दूसरी बात ये कि यहाँ पे इसके पास में एक्चुअल में लैक्टोज है भी नहीं, इसको केवल क्या दिया गया है? ग्लूकोज दिया गया है। तो यहाँ पे इस वाले केस में क्या होता है? लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है ये यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, पहले तो ई कोलाई को ग्रो किया है इन तीनों कल्चर मीडियम के अंदर। उसके बाद में कुछ समय के बाद क्या करते हैं, तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर से जो ई कोलाई है इनको सेपरेट करते हैं। और जो ई कोलाई की सेल है उसमें कौन से जो एंजाइम है उसका प्रोडक्शन हुआ है, मतलब जो उसके अंदर जो भी एंजाइम सिंथेसाइज हुए हैं उसको एनालाइज किया जाता है कि कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे बने हैं। तो यहाँ पे जब देखा इन्होंने कि यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में तो लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है उनका सिंथेसिस नहीं होता है। नो लैक्टोज ब्रेक डाउन एंजाइम। जहाँ पे सिंपल सी बात आपने क्या दिया, ग्लूकोज दिया है, तो लैक्टोज को ब्रेक करने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। तो लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है उनका सिंथेसिस यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा ये देख लेते हैं सेकंड, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। अब यहाँ पे भी क्या हुआ भाई, ग्लूकोज जब प्रेजेंट है, तो जब ग्लूकोज ही प्रेजेंट है तो यहाँ पे इसको लैक्टोज को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है, जो लैक्टोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम है उसका सिंथेसिस नहीं होता है। यहाँ पे उन्होंने देखा, यहाँ पे क्या हुआ, जो लैक्टोज है, केवल जो यहाँ पे शुगर का सोर्स है वो क्या है? लैक्टोज है। भाई अब ई कोलाई को अगर सर्वाइव करना है तो इस लैक्टोज को ब्रेक करना है। एंड अगर इस लैक्टोज को ब्रेक करना है तो उसे क्या बनाना पड़ेगा? वो एंजाइम बनाने पड़ेंगे जो कि क्या करेंगे? लैक्टोज को ब्रेक करेंगे। सो लैक्टोज ब्रेकडाउन एंजाइम was observed या डिटेक्टेड। भाई इस केस में तो इसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, लैक्टोज है, लैक्टोज को यूज करना है, तो लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है वो इस केस में सिंथेसाइज होते हैं। अब देखिए सेकंड वाला जो केस, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट केस। उसमें होता क्या है, इसके पास में ग्लूकोज भी है एंड लैक्टोज भी है। तो होगा क्या, जो ई कोलाई है पहले तो क्या करेगा, वो ग्लूकोज को यूज करेगा। तो इस वजह से क्या होता है, इनिशियली हमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ई कोलाई थे, जब उन ई कोलाई को हम निकाल के उसकी सेल के अंदर जब हम जो एंजाइम उसको चेक करते हैं, मतलब जो एंजाइम है उसको एनालाइज करते हैं, तो उनकी सेल के अंदर जो एंजाइम है, लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है वो नहीं मिलते हैं। लेकिन जब थोड़ा टाइम हो जाता है, कुछ और टाइम के बाद जब हम चेक करते हैं, तब क्या होता है, इनके अंदर लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है वो ऑब्जर्व किए गए। अब देखिए हुआ क्या, ग्लूकोज भी है, लैक्टोज भी है। तो होता क्या है, पहले तो जो ई कोलाई है वो यूज करेगा ग्लूकोज को। तो जिस समय वो ग्लूकोज को यूज कर रहा है तो सिंपल सी बात है, लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है उनको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, अब क्या बचेगा, केवल लैक्टोज। अब क्या होगा भाई, लैक्टोज को यूज करना है, तो लैक्टोज को यूज करने के लिए उससे जो एंजाइम है उनको सिंथेसाइज करना पड़ेगा। लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है उनको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, शुरू में तो यहाँ पे जो लैक्टोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम है वो नहीं मिलते हैं, लेकिन बाद में मिलते हैं। बाद में कब मिलेंगे, जब ये ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, लैक्टोज। तो अब जो ई कोलाई है सर्वाइव तो करना ही है, तो भाई सर्वाइव करने के लिए अब जो लैक्टोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम है उनको वो सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पे आप वो समझ सकते हो, जो एंजाइम है जो कि लैक्टोज को ब्रेक करता है, तो इनिशियली तो नहीं मिलता है, इनिशियली तो नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में मिलता है।
लैक्टोज को ब्रेक करने वाला जो एंजाइम है ये कुछ समय के बाद मिलता है, लेटर ऑन, ये बाद में मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको, अब देखिए ये पूरा जो केस है, तो यहाँ पे जो जेकब एंड मोनार्ड थे उनको यहाँ से दो चीज़ें मेनली समझ में आई। पहली चीज़ तो ये कि जो ई कोलाई है, ई कोलाई ग्लूकोज को भी यूज़ कर सकता है एंड ये लैक्टोज को भी यूज़ कर सकता है। जिस समय इसके पास में केवल ग्लूकोज है, इसको सोर्स ऑफ एनर्जी क्या मिल रहा है, ग्लूकोज, तो उस समय ये लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है उनको नहीं बनाएगा। मतलब ये, अच्छा लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है उनके लिए जो जीन इसके पास में प्रेजेंट, जीन तो प्रेजेंट है, जीन कैसे हैं, वो स्विच ऑफ है। जब केवल ग्लूकोज दिया है तो इसके पास में जो जीन लैक्टोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम बनाते हैं उसको क्या करता है, ये स्विच ऑफ रखता है। लेकिन जब इसको क्या मिलता है, लैक्टोज मिलता है, उस समय क्या करेगा, वो जो जीन थे वो स्विच ऑन हो जाएंगे। स्विच ऑन होके अब जो एंजाइम है जो कि लैक्टोज को ब्रेक करते हैं उसको ये सिंथेसाइज करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि ई कोलाई लैक्टोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम तभी बनाता है जब इसको जो इसको जो लैक्टोज है वो मिलता है, मतलब जब ये लैक्टोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करता है। पहली चीज़ ये। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी के बारे में कि मतलब जो ई कोलाई है प्रायोरिटी बेसिस पे, इसकी प्रायोरिटी क्या है, इसको आपने ग्लूकोज भी दिया एंड लैक्टोज भी दिया, तो प्रायोरिटी बेसिस पे यूज़ करेगा किसको, ये ग्लूकोज को। जब ग्लूकोज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा अब क्या करेगा, ये जो लैक्टोज है इसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करता है। देखिए यहाँ से जो जेकब एंड मोनार्ड थे, अब इस पूरी चीज़ को उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने दिया था क्या, ऑपरोन सिस्टम। तो पूरा जो लेक ऑपरोन है उन्होंने डिज़ाइन किया एंड इसको एक्सप्लेन किया कि भाई किस तरह से जो जीन है ये स्विच ऑन होते हैं या स्विच ऑफ होते हैं। तो हम बात करेंगे लेक ऑपरोन के बारे में, जिसका पूरा मैकेनिज्म है। देखिए जो लेक ऑपरोन है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी जो ऑपरोन होता है, ऑपरोन के अंदर मेनली 4 टाइप के जो जीन है वो मिलते हैं। एक तो क्या होता है उसमें स्ट्रक्चरल जीन, जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद में एक होता है यहाँ पे क्या, ऑपरेटर जीन, एक होता है प्रमोटर जीन एंड एक होता है क्या, रेगुलेटरी जीन या रेगुलेटर जीन। तो देखिए ये पूरा लेक ऑपरोन, इसमें ये तो मान लेते हैं स्ट्रक्चरल जीन, लेक जेड, लेक वाई, लेक ए, लेक जेड, लेक वाई, लेक ए, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। या सिंपल से यही बोल देते हैं हम जेड वाई ए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेक ऑपरोन के बारे में। तो इसमें ये जो जीन है इस तरह से सीक्वेंस में मिलते हैं, जेड वाई ए, ये लेक जेड, ये लेक वाई, ये लेक ए, इसको हम बोलते हैं, ये है एक्चुअल में इसका सिस्ट्रोन। ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन है या इसी को क्या बोलते हैं हम, सिस्टोन। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है इसका स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, देखिए स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या होता है, हम लोग बात कर चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। प्रमोटर होता है पहले, फिर होता है स्ट्रक्चरल जीन, फिर क्या होता है, टर्मिनेटर। तो स्ट्रक्चरल जीन किसको बोलते हैं, डीएनए का वो सेगमेंट एक्चुअल में जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन।
तो ये पूरा क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। मतलब ये वाला जो सेगमेंट है इसका होता है एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन, मतलब इसका जो प्रोटीन प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है इकोलाई को। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसी को हम बोल देते हैं सिस्टोन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, सिस्टोन। सिस्टोन में मैं बताता हूं आपको, जीन सिस्टोन, सारे जो जीन है वो सिस्टोन नहीं होते। सिस्टोन किसको बोलेंगे, सिस्टोन हम उसी जीन को बोलते हैं जिससे क्या बनता है, आरएनए बनेगा एंड प्रोटीन बनेगा। जितने भी सिस्टोन हैं वो सब जीन होते हैं, लेकिन सारे जो जीन हैं वो सिस्टोन नहीं है। भाई जीन, जीन की डेफिनेशन तो बहुत वास्ट है। अगर जो जीन क्या बना रहा है, आरएनए बनाए, प्रोटीन बनाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टोन बोलेंगे। अगर कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो कि आरएनए या प्रोटीन नहीं बनाते, उनको हम जीन तो बोल देंगे लेकिन उनको हम सिस्टोन नहीं बोलेंगे। तो ध्यान रखना है आपको। तो ये 3 सिस्टोन है इसके अंदर, लेक जेड, लेक वाई, लेक ए। देखिए होता क्या है, प्रोक्योर्ड की ये खास बात है, प्रोक्योर्ड के अंदर क्या होता है, ऐसे जीन जिनका जो प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट एक साथ होती है, तो ज़्यादातर वो जो जीन है वो एक साथ मिलते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, जो जीन है वो कंटिन्यूस मैनर में मिलते हैं। जैसे एक सिस्टोन ये है लेक जेड, दूसरा ये है लेक वाई, तीसरा ये है लेक ए। हम लोग के अंदर ऐसा नहीं है। यूकेरियोट्स के अंदर तो क्या होता है, एक जीन मिलेगा, फिर एक लंबा गैप होगा, फिर दूसरा जीन होगा, फिर एक लंबा गैप होगा, फिर तीसरा जीन। यूकेरियोट्स के अंदर जो जीन होते हैं उनमें बीच बीच में गैप मिलते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट है उनके अंदर क्या होता है, जो जीन है वो मिलते हैं कंटिन्यूस मैनर में। पहली बात तो ये कि कंटिन्यूस मैनर में मिलते हैं। दूसरी बात ये कि जिन जीन के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट एक साथ होती है इकोलाई को, तो वो जीन क्या होते हैं, वो लाइन से अरेंज होते हैं। अब इसका फायदा ये है कि भाई जिस समय रिक्वायरमेंट होगी तो लेक जेड, लेक वाई एंड लेक ए तीनों के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी एक साथ। तो होगा क्या, तीनों का एक साथ बनेगा क्या, आरएनए, एमआरएनए। इस तरह का जो एमआरएनए है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्टोनिक, भाई 3 सिस्टोन है, 1 2 3, तो 3 जो सिस्टोन है इसका एक साथ एमआरएनए बनता है, क्योंकि तीनों के जो प्रोडक्ट है उसकी एक साथ रिक्वायरमेंट है। तो अलग बनाने की जगह क्या होता है, यहाँ पे एक साथ बनता है तीनों से एमआरएनए, क्या बोलेंगे उसको हम, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। क्योंकि जो 3 सिस्टोन है उनका एक साथ ट्रांसक्रिप्शन होता है, तीनों से एक सिंगल एमआरएनए बनेगा, क्या बोलेंगे उसको हम, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। तो प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है, जीन जो है एक तो कंटिन्यूस मैनर में होते हैं, एंड ऐसे जीन जिनके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ई कोलाई को एक साथ होती है वो लाइन से अरेंज होते हैं। मतलब सिंपल सी बात ये, जब इनकी रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट एक साथ होगी, तो तीनों को एक साथ स्विच ऑन भी कर सकते हैं। एंड जब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो तीनों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो तीनों के साथ क्या कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो लेक जेड, लेक वाई, लेक ए। अब देखिए तीनों को हम देख लेते हैं। जो लेक जेड है, लेक जेड कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लेक जेड कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। देखिए यही इसका एक्चुअल में मेन एंजाइम है, आप बोल सकते हो लेकोप्रिन का। जो हम बात कर रहे थे कि भाई जो ई कोलाई है, ई कोलाई कैन यूटिलाइज लैक्टोज ऑल्सो। तो लैक्टोज को क्या करता है, जो ई कोलाई है वो ब्रेक करता है किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। वो जो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक करता है उसके लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है वो क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक्स लैक्टोज इनटू, क्या करता है, ब्रेक करेगा लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक करता है। तो लेक जेड जो है इसके पास में वो इन्फॉर्मेशन है, ये वो जीन है जिसकी वजह से, देखो पहले तो क्या होगा, इससे बनेगा क्या, आरएनए, फिर क्या बनेगा, प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बन जाएगा, एंजाइम। एंजाइम कौन सा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है ना, अब ये ग्लूकोज बन जाएगा, ये जो ग्लूकोज है यहाँ से फिर वो एनर्जी ले लेगा। लेक वाई, जो लेक वाई है, लेक वाई कोड्स फॉर परमीएज। जो लेक वाई है इससे क्या बनता है, परमेज। देखिए परमेज जो है एक टाइप का प्रोटीन है। आप जब ई कोलाई को ग्रो करते हैं कल्चर मीडियम के अंदर, आपने लैक्टोज कहाँ दिया, आपने लैक्टोज दिया है कहाँ पे,
कल्चर मीडियम में। अब वो जो कल्चर मीडियम में जहाँ पे इकोलाई ग्रो हो रहा है, उस कल्चर मीडियम में आपने लैक्टोज को ऐड किया है, तो पहले तो क्या होगा, वो जो लैक्टोज है वो कल्चर मीडियम से इकोलाई की सेल के अंदर जाएगा, तब इकोलाई उसको यूज़ करेगा। अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें डायरेक्टली जो लैक्टोज है वो एंट्री नहीं कर सकता। तो ये जो परमिएज है इसका काम ये होता है कि भाई वो जो इकोलाई है उस इकोलाई की सेल के अंदर लैक्टोज की एंट्री कराना। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ लैक्टोज इनसाइड इकोलाई। भाई इकोलाई जो है लैक्टोज को ब्रेक तो बाद में करेगा, पहले जो लैक्टोज है वो उसकी सेल के अंदर एंटर तो करे। एंड जो लैक्टोज है वो एंटर कब करेगा, लैक्टोज को एंटर कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, परमेज। परमेज जो है एक तरह का क्या, ये प्रोटीन है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ लैक्टोज इनसाइड इकोलाई। जो लैक्टोज है उसकी ये एंट्री कराता है इकोलाई के अंदर। जब लैक्टोज अंदर आएगा तभी तो वो बीटा ग्लैक्टोसाइड्स को यूज करके उसको ब्रेक कर पाएगा। एंड जो लास्ट है यहाँ पे लैक ए, इट कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज, लेकिन नाम से आप इसका जो काम है समझ सकते हैं। ट्रांस एसिटाइलेज का मतलब क्या है, ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर करना। किसको ट्रांसफर करना, एसिटाइलेज मतलब एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। तो एसिटाइल ग्रुप को चल में करता क्या है, ये जो यहाँ पर एसिटाइल को एंजाइम ए होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वहाँ से तो क्या करता है, ये एसिटाइल ग्रुप को अलग करता है। एंड वो जो एसिटाइल ग्रुप है उसको अटैच कर देगा किसमें, बीटा गैलेक्टोसाइडेज में। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है जब ये डायरेक्टली यहाँ से सिंथेसाइज होता है, ये होता है इनएक्टिव, अभी एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव कब होगा, ये एक्टिव तब होगा जब लैक ए, इससे क्या बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज। ये जो ट्रांस एसिटाइलेज है ये एसिटाइल को एंजाइम ए का जो एसिटाइल ग्रुप है उस एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करके कहाँ पे अटैच कर देगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज में। तो जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज में वो एसिटाइल ग्रुप अटैच होगा, अब ये हो जाएगा एक्टिव। एंड जब ये एक्टिव हो जाएगा तब अपना जो काम है उसको ये स्टार्ट करेगा। तो ट्रांस एसिटाइलेज ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो लेक ए है इट कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। जो ट्रांस एसिटाइलेज को क्या करता है, ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप को। एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वहां से एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करेगा एंड वो जो एसिटाइल ग्रुप है उसको अटैच कर देगा कहाँ पे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज में। नाउ दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज बिकम्स एक्टिव। ये कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होकर क्या करेगा, जो लैक्टोज है उसको ब्रेक करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। लेक जेड, लेक वाई, लेक ए, तीनों को इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। एंड कौन सा जो सिस्टोन है, कौन सा जो जीन है वो किस एंजाइम को कोड करता है, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो याद रखना है। लेक जेड कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लेक वाई कोड्स फॉर परमिएज एंड लेक ए कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। अब देखिए होता क्या, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इससे जस्ट पहले, स्ट्रक्चरल जीन जो है इससे जस्ट पहले यहाँ पे मिलता है, इधर मिलता है ऑपरेटर। इधर क्या मिलता है, ऑपरेटर। O4 क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर। इसी को बोल सकते हैं हम ऑपरेटर जीन। ये रहा ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन। जो हम बात करते हैं स्विच के बारे में कि भाई स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑफ हो गया, तो एक्चुअल में जो स्विच है जो कि ऑन या ऑफ हो रहा है वो क्या है, ऑपरेटर जीन ही है। ये है एक्चुअल में स्विच। देखिए वैसे तो खैर
स्विच वगैरह वो सब समझने के लिए, बाकी तो आप समझ सकते हो ये क्या, ये डीएनए का एक सेगमेंट है। कुछ भी हो, चाहे सिस्टोन हो, चाहे ऑपरेटर हो, प्रमोटर हो, रेगुलेटर हो, सब क्या है, डीएनए की ही सीक्वेंस है। बस उनका जो फंक्शन, उनका जो काम है, उसके बेसिस पे उनको अलग अलग तरीके से यहाँ पे हम डिनोट करते हैं। तो ये ऑपरेटर जीन है, इट एक्ट एज स्विच, जो कि ऑन भी हो सकता है एंड ऑफ भी हो सकता है। ये जो स्विच है ये होता है ऑन या ऑफ। तो आपसे पूछा जाए कि भाई ऑपरेटर जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो आप क्या बताएंगे, स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम। स्ट्रक्चरल जीन से पहले प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है कौन, ऑपरेटर जीन, विच एक्ट एज स्विच ऑन या ऑफ। देखिए क्या बोल रहे हैं इसको, हम ऑपरेटर जीन बोल रहे हैं, जबकि जो जीन है, वैसे तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि जीन क्या है, जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म्स आरएनए एंड प्रोटीन। ये एक जनरल डेफिनेशन होती है जीन की। लेकिन जो ऑपरेटर है, न तो ये आरएनए बनाएगा और न ही प्रोटीन बनाएगा, तब भी इसको हम क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं, ऑपरेटर जीन। तो होता क्या है कि जो जीन है इसकी जो डेफिनेशन है काफ़ी वास्ट है। जनरल जो डेफिनेशन है वो तो ये है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म्स आरएनए एंड प्रोटीन, क्या बोल देंगे उसको हम, जीन। अच्छा, कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो केवल आरएनए बनाते हैं, प्रोटीन नहीं बनाएंगे। जैसे वो जीन जो कि आरएनए को बनाएगा एंड जो टीआरएनए को बनाएगा, वो जो जीन है वो आरएनए तो बनाते हैं लेकिन वो प्रोटीन को नहीं बनाते हैं, वो भी जीन है। एंड कुछ जीन तो यहाँ पे देख लो आप ऐसे भी हैं जो कि ना तो आरएनए बना रहे हैं नहीं प्रोटीन बना रहे हैं, तब भी क्या बोलते हैं उनको हम, जीन। ये जीन ऐसे हैं जो कि दूसरे जीन के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। तो ये हो गया ऑपरेटर। अब देखिए तो एक्चुअल में क्या होता है, ये एक तरह का स्विच है। जिस समय स्विच ऑन है उस समय तो जो सिस्टोन है, लेग जेड, लेग वाई, लेग ए, इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा। जिस समय ये स्विच कैसा है, ऑफ है, उस समय इस स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कि स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है। अब देखिए ऑन या ऑफ कैसा था वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ऑपरेटर जो है इससे जस्ट पहले जो है प्रेजेंट होता है कौन, प्रमोटर। ये अपन लिखते हैं क्या, पी, पी फॉर प्रमोटर। अब इसे भी खैर हम जीन बोलते हैं यहाँ पे, प्रमोटर जीन। पी इज प्रमोटर जीन। पी क्या होता है यहाँ पे, प्रमोटर जीन। अब देखिए प्रमोटर क्या होता है कि हम देख चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कि कोई भी जो ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट होती है उसमें क्या मिलता है, पहले मिलता है प्रमोटर, फिर होता है स्ट्रक्चरल जीन, एंड फिर क्या होता है वहाँ पे, टर्मिनेटर होता है। अब वहाँ पे हमने खैर ऑपरेटर के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन ऑपरेटर भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऑपरेटर का जो फंक्शन है ये हम डिस्कस करते हैं कहाँ पे, जीन रेगुलेशन में। तो इस तरह से ही अरेंजमेंट होता है, प्रमोटर होता है, उसके बाद में होता है क्या, ऑपरेटर, देन स्ट्रक्चरल जीन, एंड इसके बाद में एक्चुअल में एंड में क्या होगा, टर्मिनेटर भी होगा। ठीक है, तो ये प्रमोटर है। अब देखिए प्रमोटर का काम क्या होता है, भाई प्रमोटर ही तो वो साइड है जहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आके बाइंड करता है। तो ये वो साइड है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। इट इज साइट for binding of, site for binding of RNA polymerase। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो यहाँ पे आके एक्चुअल में बाइंड करता है। ये हम बात कर चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, प्रमोटर जो होता है वहाँ पे आता है आरएनए पॉलीमरेज, वहाँ पे बाइंड करता है। उसके बाद में देखिए प्रमोटर केवल बाइंड करने के लिए, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो तो किसका होता है, स्ट्रक्चरल जीन का। ये रहा स्ट्रक्चरल जीन। तो जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर इज प्रेजेंट बिटवीन प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। सिंपल सी बात है, ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे स्विच का काम कर। अब देखिए होता क्या है, जिस समय स्विच ऑन है उस समय तो क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा, बाइंड करेगा, यहाँ पे बाइंड कर गया। अब क्योंकि स्विच ऑन है थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ेगा, ये रहा स्ट्रक्चरल जीन, इसको पूरे को ट्रांसक्राइब करेगा। इसे क्या करेगा वो, ट्रांसक्रिप्शन। तो इससे बनेगा आरएनए, फिर क्या बनेगा, प्रोटीन। इस केस में जब जीन कैसा है, स्विच ऑन है। लेकिन अगर मान लीजिए जो जीन है वो कैसा है, ये जो ऑपरेटर है वो कैसा है, स्विच ऑफ है। अब ऑफ कैसे होता है ये भी हम देखेंगे खैर। तो अगर मान लीजिए ये ऑफ है तो इस समय क्या होता है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड ही नहीं कर सकता। जिस समय जीन कैसा है यहाँ पे, स्विच ऑफ है, मतलब जो ऑपरेटर है वो स्विच, इसका जो स्विच है वो कैसा है, ऑफ है। उस समय क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है
इट कैन नॉट बाइंड एट प्रमोटर। तो जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो आगे चल के इसका ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं कर पाएगा। जब इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो हम बोल देंगे वो जो जीन है एक तरह से स्विच ऑफ कंडीशन में, इसका ट्रांसक्रिप्शन इस समय नहीं होगा, ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं ट्रांसलेशन होगा। तो सिंपल सी बात ये कि जो आरएनए पॉलीमरेज है जब भी ये इसको ट्रांसक्रिप्शन इसको करना है तो आरएनए पॉलीमरेज को पहले चेक करना होता है कि जो ऑपरेटर है इसका जो स्विच है ये कैसा है, ये ऑन है या ऑफ है। अगर ये स्विच कैसा है, ऑन है, उस समय तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करके इसको ट्रांसक्राइब कर सकता है। यहाँ पे बाइंड करेगा, थोड़ा सा यहाँ से आगे मूव करेगा, फिर इसको ट्रांसक्राइब करेगा। कब? जब स्विच कैसा है, ऑन है। लेकिन मान लीजिए अगर जो स्विच है ये कैसा है, ऑफ है, तो जिस समय स्विच ऑफ है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाता है। और अगर मान लीजिए बाइंड कर भी गया तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। होता क्या है कि पहली बात तो ये कि जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड ही नहीं कर पाता है। बाइंड कर भी गया तो ये आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है इसका स्विच कैसा होता है, यहाँ पे ऑफ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो प्रमोटर है प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, लेकिन बाइंड कब करेगा? जिस समय ऑपरेटर जो है इसका स्विच कैसा है, ऑन है। अब देखिए इसका जो स्विच ऑन या ऑफ है, मेनली इसको ऑफ करने का जो काम है वो होता है एक और जीन का, जिसको हम बोलते हैं क्या? रेगुलेटर जीन। आपके एनसीईआरटी के अंदर इसको लिखा हुआ है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है आई जीन से। तो हम भी यहाँ लिख लेते हैं आई जीन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या? आई जीन। आई जीन जो है ये होता है क्या? रेगुलेटर जीन। आई जीन इज रेगुलेटर जीन। ये होता है रेगुलेटर जीन। अच्छा, ये होता है एक तरह से कौन सा? कंस्टिट्यूटिव जीन। इट इज एक्चुअली कंस्टिट्यूटिव जीन। कंस्टिट्यूटिव जीन हम डिस्कस कर चुके हैं। दो टाइप के होते हैं जीन ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। एक तो होते हैं कौन से? कंस्टिट्यूटिव। दूसरे कौन से होते हैं? नॉन कंस्टिट्यूटिव। ये जो है ये कैसा है? ये है नॉन कंस्टिट्यूटिव। भाई जो कभी कभार ऑन हो कभी ऑफ हो जाए, मतलब जिनका ऑन या ऑफ चलता रहता है, उनका हमने क्या बोला था? नॉन कंस्टिट्यूटिव। लेकिन कंस्टिट्यूटिव इसको बोला था जो हमेशा ऑन रहते हैं। तो ये कैसा है? कंस्टिट्यूटिव जीन, मतलब ये हमेशा ऑन रहेगा। तो जो आई जीन है इससे इसका होगा ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए बनेगा, फिर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। इससे बनता है एक्चुअल में क्या? रिप्रेसर प्रोटीन। इट सिंथेसाइज रिप्रेसर प्रोटीन। इसको ऐसे लिखो, जो रिप्रेसर है ये एक्टिव होता है। इट सिंथेसाइज एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। इससे बनता है क्या? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। ये हमेशा बनता रहेगा क्योंकि जो जीन है ये हमेशा स्विच ऑन रहता है। ये कैसा जीन है? कंस्टिट्यूटिव जीन। तो इससे हमेशा क्या बनता रहेगा? एक्टिव रिप्रेसर। एंड वो जो एक्टिव रिप्रेसर है वो जाके बाइंड हो जाता है कहाँ पे? ऑपरेटर पे। और जैसे ही ये रिप्रेसर यहाँ पे ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ। तो ये हो गया क्या? स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ है तो अब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर सकता है। जब ये रिप्रेसर है ये यहाँ से हटता है ऑपरेटर से, उस समय होता है स्विच ऑन। तो जब स्विच ऑन होगा उस समय क्या होगा? जो आरएनए पॉलीमरेज है प्रमोटर पे बाइंड कर पाएगा एंड इसको ट्रांसक्राइब भी कर पाएगा। ये है एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। ये बाइंड करता है कहाँ पे? ऑपरेटर पे। इट बाइंड्स एट प्रमोटर। ये बाइंड करता है कहाँ पे? बाइंड्स एट ऑपरेटर। इट बाइंड्स एट ऑपरेटर। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ये जो एक्टिव रिप्रेसर है इट बाइंड्स एट ऑपरेटर। इट बाइंड्स एट ऑपरेटर। और जब ये ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है तो स्विच को क्या कर देगा? ये ऑफ कर देगा। इट विल स्विच इट ऑफ। ये कर देगा स्विच ऑफ।
अब देखिए यहाँ पे पूरी कहानी क्या है। आई जीन इज कंस्टिट्यूटिव जीन, इसका हमेशा क्या होता रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, मतलब इसका जो एक्सप्रेशन चलता रहेगा। इससे क्या बनता रहेगा, एक्टिव रिप्रेसर। ये जो रिप्रेसर है ये आके बाइंड हो जाएगा कहाँ पे, ऑपरेटर पे। जब ये ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा तो स्विच कैसा हो जाएगा, ऑफ। जब स्विच ऑफ है तो अब जो प्रमोटर वाला रीजन है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर सकता। जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो इनको आगे चल के ये ट्रांसक्राइब भी नहीं कर पाएगा। जब इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। मतलब हम बोल देंगे जो सिस्टम है वो कैसा है, स्विच ऑफ है। जो जीन है, जो लेग ऑपरॉन है, वो कैसा है, स्विच ऑफ है। अब बात आती है ऑन होने की। ऑन कैसे होगा, ऑन करता है इसको कौन, लैक्टोज। जो लैक्टोज है ये काम करता है किसका, इंड्यूसर का। अब मान लेते हैं कि जो इकोलाई है, इकोलाई की सेल के अंदर एंटर करता है कौन, लैक्टोज। जब लैक्टोज अंदर आता है, देखिए लैक्टोज क्या करता है, ये जो रिप्रेसर है इस रिप्रेसर के साथ में बाइंड कर जाता है कौन, लैक्टोज। अब एक्चुअल में जो रिप्रेसर है ये तो यहाँ बाइंड कर चुका है, कहाँ पे, ऑपरेटर पे। जिस समय एक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर पे है, यहाँ पे सिस्टम कैसा है, अभी ऑफ है। अब क्या हुआ, जो लैक्टोज था, लैक्टोज आया, लैक्टोज भी यहीं पे बाइंड कर गया। लैक्टोज ने क्या किया, यहीं पे बाइंड करके, मतलब यहाँ पे बाइंड एक्चुअल में किससे किया है, वो एक्टिव रिप्रेसर से। तो एक्टिव रिप्रेसर एंड लैक्टोज, उसका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है एंड पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ से अलग हो जाएगा। सिंपल सी बात ये, लैक्टोज का काम क्या है, लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर। लैक्टोज ने क्या किया, जो एक्टिव रिप्रेसर था जो कि कहाँ पे अटैच था, ऑपरेटर पे, यहाँ से जो एक्टिव रिप्रेसर है इसको रिमूव कर देना। जब एक्टिव रिप्रेसर यहाँ से हट जाएगा तो अब स्विच कैसा हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब स्विच ऑन हो जाएगा तो अब क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे बाइंड कर सकता है एंड आगे बढ़ के इनको ट्रांसक्राइब करेगा, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, ये स्विच ऑन। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑन या ऑफ है वो हमें देखने को मिलता है। जिस समय लैक्टोज नहीं है सिस्टम रहेगा ऑफ, जिस समय जो लैक्टोज है वो एंटर करेगा उस समय सिस्टम कैसा हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये इसके अलावा देखोगे एनसीईआरटी के अंदर, खैर आप यहाँ भी एक बना हुआ है पी। पी क्या है, प्रमोटर। और ये वाला जो प्रमोटर, ये किसका प्रमोटर, ये इसका प्रमोटर है। भाई जिस भी जीन से आरएनए बनेगा, जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, प्रमोटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये वाला जो पी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में शुरू में, तो वो किसका पी है, इसका, इसका रेगुलेटर जीन का। एंड ये वाला जो प्रमोटर है, ये वाला, ये किसका प्रमोटर है, ये इसका प्रमोटर है, स्ट्रक्चर जीन का। तो ये तो हो गया इसका पूरा, आप बोल सकते हो पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है कि लैक ओपन किस तरह से। अब हम बात करेंगे इसकी फंक्शनिंग के बारे में कि किस तरह से ये ऑफ रहता है एंड किस तरह से ये ऑन होता है। पहले हम बात करेंगे जब इकोलाई के पास में लैक्टोज नहीं है उस समय क्या होगा, जो सिस्टम है वो ऑफ रहेगा। फिर हम देखेंगे कि जब इकोलाई है उसको क्या मिलता है, लैक्टोज, तो उस समय जो सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। फर्स्ट हम देखेंगे व्हेन lactose is absent in medium, when lactose is absent in medium, भाई सिंपल सी बात है, जिस समय लैक्टोज मीडियम में नहीं है, जिस समय जो लैक्टोज है वो इकोलाई के पास में नहीं है, तो क्या इकोलाई लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है उनको बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब ये कि जो ऑपरॉन है कैसा रहेगा, यहाँ पे स्विच ऑफ रहेगा। तो जिस समय लैक्टोज नहीं है तो इसको ब्रेक भी नहीं करना है, और जब ब्रेक नहीं करना है तो मतलब उस एंजाइम को नहीं बनाना है। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो सिस्टम है कैसा रहेगा, स्विच ऑफ। इस समय सिस्टम रहता है स्विच ऑफ। तो सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे यही है कि जिस समय लैक्टोज नहीं है सिस्टम कैसा रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा। भाई जब जिस सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करना है, जिस सबस्ट्रेट को ब्रेक करना है, जब वो सबस्ट्रेट ही नहीं है तो उसको ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो सिस्टम कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा। तो अब यहाँ पे जो लैकोप्रोन है, देखिए ये जो हमने भी डिस्कस किया था, अब ये इजीली यहाँ पे इसको समझ सकते हैं क्योंकि सारे जो डिटेल है एक्चुअल में वो हम देख चुके हैं। अब बस हम देख रहे हैं यहाँ पे वर्किंग के बारे में कि किस तरह से ये ऑफ रहता है या ऑन होता है।
ये तो रहे क्या स्ट्रक्चरल जीन, इसमें ये तो क्या था लेग जेड, ये रहा लेग जेड, ये लेग वाई, और ये क्या है लेग ए। इससे जस्ट पहले क्या था ऑपरेटर, तो ये रहा यहाँ पे ऑपरेटर जीन, ये तो रहा क्या ऑपरेटर, एंड ये यहाँ पे ऑपरेटर से जस्ट पहले क्या होता है प्रमोटर। एंड इसके अलावा ये जो जीन है हमारा, ये इसको क्या बोला था हमने आई जीन, रेगुलेटरी जीन। ये रहा आई जीन, रेगुलेटरी जीन। एंड जो आई जीन है ये है आई जीन का प्रमोटर, जो रेगुलेटरी जीन है ये उसका प्रमोटर है। अब देखिए जो रेगुलेटरी जीन है आई जीन, ये कैसा होता है, ये होता है कंस्टिट्यूटिव जीन, मतलब इसका जो एक्सप्रेशन ये तो हमेशा होता रहेगा, ये तो हमेशा स्विच ऑन रहता है, ये रहता है स्विच ऑन। तो इसका होगा ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या बनेगा आरएनए बनेगा पहले, तो इसका होगा ट्रांसक्रिप्शन, तो उससे क्या बनेगा आरएनए। वो जो आरएनए है उसको हम बोल देते हैं क्या रिप्रेसर आरएनए। तो ये मान लेते हैं ये बन गया क्या रिप्रेसर आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन से बना रिप्रेसर आरएनए। ट्रांसलेशन होगा इस आरएनए का, इस एमआरएनए का, जो जिसको हम बोल रहे हैं क्या रिप्रेसर आरएनए, इसका होगा ट्रांसलेशन, इससे बनेगा प्रोटीन, उसको हम क्या बोल देंगे रिप्रेसर प्रोटीन। एंड ये जो प्रोटीन होता है ये होता है कैसा एक्टिव, तो इससे मान लेते हैं ये बन गया क्या एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बनता है इससे, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये बन गया इससे एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, ये मान लेते हैं ये बन गया क्या एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। तो इससे ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बन चुका है। आईजीन का पहले क्या हुआ ट्रांसक्रिप्शन, क्या बना रिप्रेसर आरएनए या रिप्रेसर एमआरएनए, इसका हुआ फिर ट्रांसलेशन, तो क्या बन गया प्रोटीन बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। और ये बनता रहेगा, ये हमेशा ऑन रहेगा। अब ये जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है, दिस रिप्रेसर बाइंड्स एट ऑपरेटर, ये कहाँ पे बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर पे। तो इसको हम ये यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ये बाइंड कर गया कहाँ पे ऑपरेटर पे, यहाँ पे बाइंड कर गया। जब यहाँ पे बाइंड कर गया तो इस समय स्विच कैसा हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। जब यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाएगा तो क्या अब जो आरएनए पॉलीमरेज है, क्या आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड कर सकता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर सकता। पहले आप ये लिख ले, ये बाइंड कर जाता है कहाँ पे ऑपरेटर पे, एंड स्विच क्या कर दिया इसने ऑफ, स्विच ऑफ कर दिया इसने यहाँ पे बाइंड करके। तो जब स्विच ऑफ हो चुका है तो अब जो आरएनए पॉलीमरेज है इट कैन नॉट बाइंड एट प्रमोटर। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये बना लेते हैं ये मान लेते हैं ये हमने बनाया है क्या आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, देखिए आरएनए पॉलीमरेज का काम होता है इनका ट्रांसक्रिप्शन करना। अभी जो आरएनए पॉलीमरेज है इट कैन नॉट बाइंड एट प्रमोटर, जो प्रमोटर वाली साइड है यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्विच है वो कैसा है ऑफ है, स्विच ऑफ है। जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर पे कौन बाइंड कर चुका है रिप्रेसर। रिप्रेसर अगर ऑपरेटर पे बाइंडेड है तो इसका मतलब सिंपल सा बात ये है कि जो स्विच है वो कैसा है ऑफ है। एंड जिस समय स्विच यहाँ पे ऑफ है उस समय आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर है वहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता। जब बाइंड ही नहीं करेगा तो इसका ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो सिस्टम है वो कैसे होता है स्विच ऑफ। तो जो सिस्टोन है ना तो कोई इनका ना तो इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, इनका ना तो कोई ट्रांसक्रिप्शन होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, न तो इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा और न ही इनका ट्रांसलेशन होगा। नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन। नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन, ठीक है। तो सिस्टम कैसे हो गया यहाँ पे स्विच ऑफ। तो आपको सिंपल सा बस क्या याद रखना है,
जिस समय लैक्टोज एब्सेंट है उस समय जो स्विच है वो कैसा रहता है, ऑफ रहता है। मतलब यहाँ पे कोई भी जो एंजाइम है, न तो बीटा ग्लूकोसाइडेज बनेगा, न परमेज बनेगा, न ही ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। इसने सिस्टम को ऑफ कैसे किया? ऑफ करने का जो काम है वो एक्चुअल में किसका है? रेगुलेटरी जीन का है। इससे क्या होता है, हमेशा इससे एक एक्टिव जो रिप्रेसर है ये बनता रहता है। ये एक्टिव रिप्रेसर क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है कहाँ पे? ऑपरेटर पे, एंड जो स्विच है इसको ऑफ कर देगा। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करने से पहले चेक करता है कि भाई जो ऑपरेटर है इसका स्विच ऑन है या ऑफ है। मतलब यहाँ पे कोई जो रिप्रेसर है वो तो यहाँ पे अटैच नहीं है। जब आरएनए पॉलीमरेज चेक करेगा कि भाई यहाँ पे तो कोई जो मतलब जो ऑपरेटर है वहाँ पे जो रिप्रेसर है वो अटैच्ड है। नाउ आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड एट प्रमोटर साइट। जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो इसका ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं कर पाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन होगा, सिस्टम कैसा हो जाएगा? स्विच ऑफ। अब हम बात करेंगे कि जो बैक्टीरिया है, जो ई कोलाई है, अगर इसको मिल जाता है क्या? लैक्टोज। व्हेन lactose when lactose is present in medium, जब हम कल्चर मीडियम के अंदर जो लैक्टोज है इसको ऐड कर देते हैं, अब क्या होता है? जो यहाँ पे सिस्टम है, जो ऑपरॉन है, ये कैसा हो जाएगा? ये स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच ऑन। जिस समय लैक्टोज नहीं था, स्विच ऑफ। भाई जब लैक्टोज ही नहीं है तो उसको ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, स्विच ऑफ। अब लैक्टोज आ चुका है तो इसको ब्रेक करना है तो स्विच ऑन। ZYA। इससे जस्ट पहले क्या होता है? जो स्ट्रक्चरल जीन है इनके अपस्ट्रीम में क्या मिलता है? ऑपरेटर। तो ये तो रहा क्या? ऑपरेटर। एंड इनसे जो ऑपरेटर है इसके जस्ट पहले क्या होता है? प्रमोटर। तो यहाँ पे ये हम बना देते हैं क्या? प्रमोटर। एंड यहाँ पे ये रहा आई जीन, यानी कि रेगुलेटरी जीन, आई जीन। एंड जो रेगुलेटरी जीन है यानी कि जो आई जीन है ये हम बना देते हैं, ये इसका प्रमोटर है। आई जीन का ये प्रमोटर है, ठीक है। जो आई जीन ये तो ऑन है, आई जीन हमेशा ऑन रहेगा, और जब ये ऑन रहेगा तो इसका ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन से तो क्या बन रहा है? रिप्रेसर, रिप्रेसर आरएनए या रिप्रेसर एमआरएनए। एंड जो ट्रांसलेशन उससे क्या बन रहा है? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, एक्टिव रिप्रेसर, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। ये रहा एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। ये जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है, ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन क्या कर रहा है? ये यहाँ पे जाके बाइंड कर देता है कहाँ पे? ऑपरेटर पे, एंड स्विच को क्या कर देता है? ऑफ कर देता है। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, जो सिस्टम है, जो मीडियम है, उसमें आपने क्या ऐड कर दिया? लैक्टोज। ये जो लैक्टोज है, देखिए लैक्टोज क्या करता है? अब मान लेते हैं हम कि इसमें आ गया क्या? लैक्टोज। लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर। लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूसर। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये हमने बनाया है क्या? ये रहा लैक्टोज।
लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर। जो लैक्टोज क्या करता है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है, देखिए जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसकी जो एलोस्टेरिक साइड होती है, प्रोटीन के अंदर क्या मिलती है, एलोस्टेरिक साइड। इस रिप्रेसर प्रोटीन की जो एलोस्टेरिक साइड होती है वहां पे ये बाइंड कर जाता है। ये बाइंड कर जाएगा कहाँ पे, इसकी एलोस्टेरिक साइड पे। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है इंड्यूसर एंड रिप्रेसर का। जैसे मान लेते हैं कि ये देखिए, ये इससे बाइंड कर गया कौन, लैक्टोज। जो लैक्टोज है वो क्या है, यहाँ पे इंड्यूसर है। तो जब ये यहाँ पे बाइंड कर चुका है, ये मान लेते हैं ये इसकी जो एलोस्टेरिक साइड थी यहाँ पे बाइंड कर गया, ये कौन, लैक्टोज। तो ये तो क्या है, रिप्रेसर, और ये क्या है यहाँ पे, इंड्यूसर। रिप्रेसर इंड्यूसर का एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये होता है इनएक्टिव, ये एक्चुअल में इनएक्टिव है। अब दिस कॉम्प्लेक्स इज इनएक्टिव। ये क्या है, इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स, इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स। देखिए हुआ क्या, पहले ये कैसा था, ये एक्टिव था। अब हुआ क्या, इसकी जो एलोस्टेरिक साइड होती है, एलोस्टेरिक साइड पे जब ये इंड्यूसर यानी कि जो लैक्टोज है जब बाइंड करता है तो जो प्रोटीन है इसका जो कन्फॉर्मेशन है ये चेंज हो जाता है। जब इसका स्ट्रक्चर, इसका जो कन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा, तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, नाउ दिस कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बाइंड एट ऑपरेटर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इस ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, जो स्विच है इसका ऑन हो जाएगा। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी थोड़ा इस तरह समझा रखा है कि यहाँ से बन रहा है रिप्रेसर और फिर यहाँ से आया इंड्यूसर और इनका क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। तो अब जो कॉम्प्लेक्स बन गया वो यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता। वो बात ठीक है कि बाइंड नहीं कर सकता, बट एक्चुअल में इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो ये रिप्रेसर है तो ये पहले से यहाँ पे है। भाई यहाँ पे आपने देखा जब सिस्टम में लैक्टोज नहीं था उस समय क्या था, जो रिप्रेसर है वो तो यहीं पे है। तो होता क्या है, जो लैक्टोज है वो लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज एक्चुअल में आके यहीं पे बाइंड हो जाएगा। लैक्टोज क्या करेगा, वो यहाँ पे बाइंड होगा एंड यहाँ पे बनेगा वो इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स, एंड वो जो इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स है वो पूरा फिर यहाँ से अलग हो जाएगा। तो जिस समय केवल रिप्रेसर यहाँ पे अटैच था उस समय स्विच कैसा था, ऑफ था। अब यहाँ से कौन आ गया, यहाँ से मतलब सॉरी आपने लैक्टोज को दे दिया तो लैक्टोज जो है वो बाइंड कर गया कहाँ पे, इस रिप्रेसर के साथ। ये जो रिप्रेसर है वो कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। जब इनएक्टिव हो जाएगा तो अब ये जो इंड्यूसर एंड जो रिप्रेसर है इसका जो कॉम्प्लेक्स बना है ये अलग हो जाएगा। जब ये अलग हो जाएगा ऑपरेटर का जो स्विच है वो कैसा हो जाएगा, अब ऑन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि डायग्राम में खैर हम इस तरह से समझाते हैं कि भाई ये यहाँ पे ऐसे जा रहा था और ये लैक्टोज आया इसके साथ में अटैच हो गया, बट एक्चुअल में क्या है, जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर तो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है। जो लैक्टोज है, लैक्टोज यहाँ पे जाएगा और जो रिप्रेसर है उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना के पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो अलग हो जाएगा। अब जो ऑपरेटर का स्विच है वो कैसा हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे अगर रिप्रेसर अटैच्ड है तो स्विच ऑफ है, यहाँ से अगर रिप्रेसर हट गया तो अब स्विच कैसा हो गया, ऑन हो गया। ये जो इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स है इट कैन नॉट बाइंड एट ऑपरेटर। इट कैन नॉट बाइंड एट ऑपरेटर, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कन्फर्मेशन चेंज आता है, स्ट्रक्चर इसका चेंज हुआ है, तो अब ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता। अब क्या होगा, अब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आ सकता है। भाई आरएनए पॉलीमरेज चेक करता है कि कहीं यहाँ पे कोई रिप्रेसर तो नहीं है। अब रिप्रेसर तो नहीं है क्योंकि रिप्रेसर जो भी था वो यहाँ से निकल चुका है, स्विच ऑन हो चुका है। नाउ आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड एट प्रमोटर साइट। तो ये रहा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड एट प्रमोटर साइट, बाइंड्स एट प्रमोटर। प्रमोटर पर बाइंड करेगा, यहाँ से आगे मूव करेगा एंड जैसे यहाँ पे आएगा अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसको पूरे को ये ट्रांसक्राइब करेगा। ZYA 3 सिस्टोन है, तीनों का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो एक साथ होता है। तो इन तीनों से बनता है क्या, कॉमन आरएनए।
इन तीनों का एक साथ होता है ट्रांसक्रिप्शन, ये तीनों का ट्रांसक्रिप्शन एक साथ होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह का जो एमआरएनए है इसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्टोन क्यों बोला, क्योंकि 3 सिस्टोन है ZYA, 3 सिस्टोन या 3 जीन का एक साथ आरएनए बनता है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। एंड जो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनते एक साथ किया, लेकिन होता क्या, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा स्टार्ट कोडोन, फिर यहाँ पे होगा एक्चुअल में क्या, स्टॉप कोडोन, फिर इसके बाद में स्टार्ट कोडोन होगा, फिर यहाँ पे होगा स्टॉप कोडोन, फिर इसके बाद में होगा स्टार्ट कोडोन, फिर यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप कोडोन। तो कहने का मतलब ये है कि जब आरएनए बनता है, आरएनए तो एक साथ बनेगा, लेकिन अब इसका क्या होगा फिर, ट्रांसलेशन। तो जब ट्रांसलेशन होता है तो ये जो सिंगल एमआरएनए है इससे बनती है अलग अलग पॉलीपेप्टाइड। जो जेड की इन्फॉर्मेशन है वो इतने सेगमेंट में है, जो वाई की इन्फॉर्मेशन है वो इतने सेगमेंट में है, एंड जो ए की इन्फॉर्मेशन है वो इतने सेगमेंट में है। तो ये वाला जो सेगमेंट है इससे तो क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो वाई है, वाई क्या बनाएगा, वाई से बनता है परमिएस, एंड ए से क्या बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेस। ट्रांस एसिटाइलेस, ठीक है। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, जो लैक्टोज इसको मिला है, लैक्टोज को ये ब्रेक करेगा किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। लैक्टोज को ब्रेक करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, एंड जो ग्लूकोज है यहाँ से फिर ये एनर्जी लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो हमने बात की है लैक्टोज की, लैक्टोज इज इंड्यूसर। एक्चुअल में जो रियल इंड्यूसर है वो होता है क्या, एलोलैक्टोज। जो लैक्टोज है इसी का एक आइसोमर होता है एलोलैक्टोज, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं एलोलैक्टोज। तो जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज में से कुछ जो मॉलिक्यूल होंगे लैक्टोज के वो कन्वर्ट होते हैं किस में, एलोलैक्टोज में। एंड ये जो एलोलैक्टोज है ये एक्चुअल में बाइंड करता है किसके साथ में, इस रिप्रेसर के साथ में। तो एक्चुअल जो इंड्यूसर है वो हम किसको बोलते हैं, एलोलैक्टोज को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जनरली तो आपको दिया होगा क्या, लैक्टोज के बारे में, लेकिन उसमें भी अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि भाई लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज, तो क्या बताना है आपको, एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज इज ये क्या होता है, एक तरह से इसी का एक तरह से बिल्कुल सिमिलर टाइप का मॉलिक्यूल है, इसी का आइसोमर होता है सॉरी। तो जो आइसोमर है एलोलैक्टोज, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टोज के कुछ मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, एलोलैक्टोज के अंदर। एंड जो एलोलैक्टोज है ये बाइंड करेगा रिप्रेसर के साथ, एंड अब जो रिप्रेसर है ये होता है क्या, इनएक्टिव। पहले चीज़ तो ये ना, दूसरी चीज़ ये, कुछ लोगों का डाउट यहाँ पे ये आता है कि भाई जिस समय जैसे ये जो है सिस्टम कैसा था, लैक्टोज एब्सेंट था तो स्विच ऑफ था, जब स्विच ऑफ है तो पूरा ही ऑफ है, जब पूरा ही ऑफ है तो जो वाई है इससे तो परमेस बन नहीं पाएगा, और जब परमेस नहीं है तो जो लैक्टोज है वो अंदर भी नहीं आ पाएगा। भाई सिंपल सी बात है, ये लैक्टोज अंदर कब आता है, जब परमेस बनेगा। परमेस किससे बनता है, वाई से। तो जिस समय लैक्टोज ही एब्सेंट है उस समय परमेस भी नहीं बन रहा। तो बात ये कि जब सिस्टम ऑफ है तो जो लैक्टोज है वो अंदर कैसे आएगा। अब इसका जो जवाब है वो एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है कि जब हम बोल रहे हैं कि सिस्टम एकदम स्विच ऑफ है, यहाँ पे ये जब बोलेंगे स्विच कैसा है, ऑफ है, एक्चुअल में एकदम 100% ऑफ नहीं होता है। आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि थोड़ा बहुत जो एक्सप्रेशन है, मिनिमम जो एक्सप्रेशन है उसको मेंटेन किया जाता है। जिस समय हम बोल रहे हैं कि स्विच ऑफ है उस समय भी थोड़ा बहुत जो एक्सप्रेशन है वो इन जीन का होता है, मतलब थोड़ा बहुत जो परमिएज है वो बनता रहेगा, थोड़ा बहुत परमिएज रहेगा मेंटेन, वो थोड़ा बहुत जो परमिएज है वो लैक्टोज को अंदर लेके आ जाएगा। एंड जैसे ही लैक्टोज अंदर आएगा, अब वो जो लैक्टोज है वो इंड्यूसर का काम करेगा एंड पूरा जो सिस्टम है तो क्या कर देगा, ऑन कर देगा। तो जिस समय हम बोल रहे हैं स्विच ऑफ, तो ये 100% ऑफ नहीं है, मिनिमम जो एक्सप्रेशन है उसको मेंटेन किया जाता है। तो थोड़ा बहुत जो परमिएज है वो बनता रहेगा इवन ऑफ वाली कंडीशन में भी, एंड वो जो परमिएज है वो लैक्टोज को अंदर लेके आएगा। एंड जैसे ही लैक्टोज अंदर आएगा, अब जो लैक्टोज है
पूरे सिस्टम को क्या कर देगा, यहाँ पे ऑन कर देगा, क्योंकि जो लैक्टोज है ये बाइंड कर जाएगा इसके साथ में, रिप्रेसर के साथ, ठीक है ना। एंड जो रिप्रेसर है इसको ये ऑपरेटर से यहाँ से अलग कर देगा, एंड जो स्विच है वो कैसा हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्विच ऑन या ऑफ इसका कैसे रहता है। तो मैक्सिमम टाइम तो ऑफ रहता है जिस समय लैक्टोज नहीं है, जैसे ही उसको लैक्टोज मिलेगा तो स्विच कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑफ था, ऑन हो गया। ऑन किसने किया, सबस्ट्रेट ने। सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे, लैक्टोज, इसलिए क्या बोला है इसको हमने, इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल मतलब ये है कि जो यहाँ पे इसको इंड्यूस किया जा रहा है, जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट इसको एक्चुअल में खुद इंड्यूस कर रहा है इसको ऑन करने के लिए। आप यहाँ पे समझ सकते हो, देखिए ब्रेकडाउन किसका होना है, लैक्टोज का। एंड जो लैक्टोज है, लैक्टोज खुद आके जो सिस्टम है इसको ऑन कर रहा है। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ही एक्चुअल में, सबस्ट्रेट मतलब जिसका कि ब्रेकडाउन होना है, वो सबस्ट्रेट खुद आके जो सिस्टम है उसको यहाँ पे ऑन करता है। लेकिन लास्ट में ये आता है कि जो लैक ऑपरोन है इसका जो रेगुलेशन है ये कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो लैक ऑपरोन है इसका जो रेगुलेशन है ये मेनली होता है कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरोन बाय रिप्रेसर। जो रिप्रेसर है भाई, रिप्रेसर जो है ये ऑपरेटर पे बाइंड करता है, एंड जो जीन है इसको कैसे क्या कर देता है, ये स्विच ऑफ कर देता है। तो रिप्रेसर से जो लैक ऑपरोन को यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है, इसको जो रेगुलेट किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन। सिंपल सी बात ये है कि डीएनए पे कोई चीज़ अगर बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को रोक दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन। देखिए अगर मान लीजिए डीएनए पे कोई चीज़ ऐसी बाइंड हो जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन की रेट है वो बढ़ जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव रेगुलेशन। अब देखिए मेनली तो क्या है, ये नेगेटिव रेगुलेशन है, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें जो लास्ट लाइन दी है इस टॉपिक के अंदर, पहले तो ये दिया हुआ है कि जो रेगुलेशन है लैक ऑपरोन का बाय रिप्रेसर इट इज़ नेगेटिव रेगुलेशन। उसके बाद में जो लास्ट लाइन लिखी हुई है कि इट इज़ अंडर पॉजिटिव कंट्रोल या पॉजिटिव रेगुलेशन ऑल्सो, बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। मतलब ये है कि जो लैक ऑपरोन का जो कंट्रोल है, जो रेगुलेशन है, ये पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल का मतलब सिंपल सी बात ये कि आने वाली जो मतलब हायर जो क्लासेस है वहाँ पे आप इसको डिस्कस करते हैं, बट जब यहाँ पे दिया हुआ है तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए पॉजिटिव का, जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव कब बोलेंगे, किसी चीज़ की बाइंडिंग से, डीएनए पे कोई चीज़ बाइंड करके अगर ट्रांसक्रिप्शन की रेट को बढ़ा दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन। देखिए होता क्या है यहाँ पे, एक होता है CRP या इसको बोलते हैं हम कैप। ये एक तरह का प्रोटीन होता है CRP, साइक्लिक AMP रिसेप्टर प्रोटीन, या कैप का मतलब है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। ये बाइंड करता है कहाँ पे, प्रमोटर पे। इट बाइंड्स एट प्रमोटर। ये प्रमोटर पे बाइंड करता है बिफोर आरएनए पॉलीमरेज। मतलब आरएनए पॉलीमरेज तो बाद में आएगा, पहले आता है कौन, ये CRP या CAP, साइक्लिक AMP रिसेप्टर प्रोटीन या कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। पहले आता है ये प्रमोटर पे बाइंड करता है, अब आता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज। तो दिस प्रोटीन बाइंड्स एट प्रमोटर एंड फैसिलिटेट्स बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो एक्चुअल में आरएनए पॉलीमरेज के आने से पहले कौन बाइंड करता है, CRP या CAP। ये पहले आता है, बाइंड करता है प्रमोटर की साइड पे। ये करता है एक तरह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सही ओरिएंटेशन के साथ में बाइंड कर पाए, मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको प्रमोटर पे सही ओरिएंटेशन के साथ अटैच होने में ये हेल्प करता है। अगर ये होगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो है सही ओरिएंटेशन के साथ में बाइंड हो पाएगा प्रमोटर पे, एंड जब वो सही ओरिएंटेशन के साथ में बाइंड होगा
तब वो ठीक से ट्रांसक्रिप्शन को कर पाएगा। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। अब लेकिन होता क्या है, जो CRP है या जो CAP प्रोटीन होता है, ये एक्चुअल में होता है कैसा, इनएक्टिव। और इसको एक्टिव करने का जो काम है वो होता है CAMP का, साइक्लिक AMP, जो कि छोटा सा स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। अब जो CAMP का नंबर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ग्लूकोज के। अब यहाँ से आपको पूरी जो कहानी है ये समझ में आती है। ठीक है, ग्लूकोज आपको ऐसा समझना है, ग्लूकोज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CAMP, साइक्लिक AMP। अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो CAMP कम होगा, अगर ग्लूकोज ज़्यादा तो CAMP कम। CAMP का काम क्या है, CAMP बाइंड करता है इसके साथ में एंड इसको एक्टिवेट करता है। CAMP binds with CRP, CAMP रिसेप्टर प्रोटीन, या इसी को बोलते हैं कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, एंड एक्टिवेट्स इट। तो पहले क्या होगा, जो CAMP है, CAMP बाइंड करता है CRP या कैप के साथ। जब CRP या कैप के साथ में CAMP बाइंड कर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्टिव। जब ये हो जाएगा एक्टिव तो ये बाइंड करेगा कहाँ पे, प्रमोटर पे। जब ये प्रमोटर पे बाइंड कर जाएगा, अब ये हेल्प करेगा किसकी, RNA पॉलीमरेज की, कि RNA पॉलीमरेज ठीक से बाइंड हो सकता है। जब RNA पॉलीमरेज ठीक से बाइंड होगा तो वो प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा, यानी कि जो सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब होता क्या, देखिए जब हमने डिस्कस किया था कि जैकब एंड मोनार्ड जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, उन्होंने क्या किया था, एक बार जो एक टेस्ट ट्यूब थी, जब उन्होंने क्या लिया था, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। अब देखिए लैक्टोज था तब भी जो इकोलाई, जबकि हम क्या बोल रहे हैं कि लैक्टोज जो है ये इंड्यूसर है, ये स्विच ऑन कर देता है। लेकिन जब इकोलाई को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज दोनों दिया गया था, तब जो लैक्टोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम है वो उसके अंदर सिंथेसाइज नहीं हुए थे, क्योंकि वो तो जो ग्लूकोज उसको यूज़ कर रहा था। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो ऑपरोन है एक्चुअल में इसको कंट्रोल करने में केवल जो इंड्यूसर है, यानी कि जो केवल लैक्टोज है, उसका रोल नहीं है। जो ग्लूकोज है ये भी इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल तो करता है। अब देखिए ग्लूकोज करता क्या है, अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो CAMP कम होगा। अगर CAMP कम होगा तो CAMP के काफ़ी जो कम मॉलिक्यूल हैं ये CRP या कैप के साथ में बाइंड कर पाएंगे। एंड अगर बहुत कम मॉलिक्यूल बाइंड कर पा रहे हैं, या मान लेते हैं कि बाइंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत कम है, ये बहुत कम है तो ये इससे बाइंड नहीं कर पाएंगे। जब इससे बाइंड नहीं होंगे तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, और जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो ये प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर ये प्रमोटर पे बाइंड नहीं करेगा तो ये RNA पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग है प्रमोटर पे उसको फैसिलिटेट नहीं कर पाएगा। मतलब ये RNA पॉलीमरेज को एक तरह से सही ओरिएंटेशन के साथ में बाइंड नहीं कर पाएगा। जब तक RNA पॉलीमरेज सही ओरिएंटेशन के साथ में बाइंड नहीं होगा तब तक जो है प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो ये रोल होता है यहाँ पे CRP या कैप का। अब देखिए CRP या जो कैप है, जब ये बाइंड होता है, मतलब इसके साथ में जब CAMP अटैच है, जब प्रॉपर अगर मान लीजिए ग्लूकोज कम है, ग्लूकोज कम है तो CAMP क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जब CAMP ज़्यादा होंगे तो ये बाइंड करेंगे इसके साथ में। जब इसके साथ में बाइंड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये बाइंड करेगा कहाँ पे, प्रमोटर पे। जब ये प्रमोटर पे बाइंड कर जाएगा, अब ये हेल्प करेगा किसकी, RNA पॉलीमरेज की। जब ये प्रमोटर पे बाइंड हो चुके हैं, जब ये प्रमोटर पे बाइंडेड है, तो मतलब RNA पॉलीमरेज ठीक से बाइंड कर सकता है वहाँ पे। आपको सिंपल से याद रखना है, RNA पॉलीमरेज से पहले कौन बाइंड होता है, ये CRP या कैप। अगर ये वहाँ पे बाइंडेड है, पहले से अटैच्ड है, तो RNA पॉलीमरेज भी ठीक से बाइंड कर सकता है। एंड ये कब बाइंड हो पाएंगे, जब CAMP ज़्यादा होगा, क्योंकि CAMP का ही काम होता है इनको एक्टिवेट करना। तो ये जो है इनको एक्टिवेट कर रहा है। एंड ये कब बनेंगे, जब ग्लूकोज कम होगा, जब ग्लूकोज की स्कार्सिटी होगी। तो जब ग्लूकोज कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो इसने क्या किया, इसको एक्टिवेट किया। जब ये एक्टिवेट हो गए तो ये प्रमोटर पे बाइंड कर गए। जब ये प्रमोटर पे बाइंड कर गए तो उन्होंने क्या किया, जो RNA पॉलीमरेज है उसकी जो बाइंडिंग है प्रमोटर पे, उसको फैसिलिटेट किया। RNA पॉलीमरेज ठीक से बाइंड होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। CRP या जो कैप, उसकी जो बाइंडिंग है एक्चुअल में ये डायरेक्टली जो ट्रांसक्रिप्शन है उसकी जो रेट है उसको बढ़ा देती है। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन। तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अब डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगर आपसे सिंपल से ये पूछा जा रहा है कि भाई लेक ऑफ प्रोन
का जो रेगुलेशन है बाय रिप्रेसर, तो क्या बताना है, नेगेटिव रेगुलेशन। जब मान लीजिए आपसे ये पूछा गया है कि जो लेक ऑपरोन है इसका जो रेगुलेशन है, एक ऑप्शन है, अब उसमें कुछ रिप्रेसर वगैरह नहीं दिया हुआ है, एक ऑप्शन है नेगेटिव, एक ऑप्शन है पॉजिटिव, एक ऑप्शन है बोथ, तो उसमें क्या आ जाएगा, बोथ आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है। डिपेंड करता है कि किसके बारे में पूछा हुआ है। अगर रिप्रेसर के बारे में पूछा हुआ है, रिप्रेसर लिखा हुआ है, तो क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। अच्छा, अगर मान लीजिए रिप्रेसर भी नहीं लिखा हुआ है और दो में से एक ऑप्शन अगर देखना है, तब भी क्या लगाएंगे, हम नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि मेनली कैसा है, ये नेगेटिव है। तो या तो रिप्रेसर दिया हो तब नेगेटिव लगाना है, या मान लीजिए कि हाँ कोई बोथ वाला ऑप्शन नहीं है, दो में से एक ही लगाना है, तब भी नेगेटिव लगाना है। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें केवल ये पूछा है कि जो लेक ऑपरोन है उसका जो रेगुलेशन है वो कैसा होता है, ऑप्शन के अंदर नेगेटिव भी है, ऑप्शन के अंदर पॉजिटिव भी है, एंड ऑप्शन के अंदर रिप्रेसर भी मेंशन नहीं किया है, एंड कोई मतलब बोथ वाला ऑप्शन है कि बोथ ए एंड बी, तो बोथ हो जाएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये पूरा कंप्लीट होता है लेक ऑपरोन के बारे में। ठीक है, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।